हेलो दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। जब उनसे पूछो कि इतना शौक है खाने पीने का, तो वो आपको अक्सर बोलते हुए मिल जाते हैं कि हम तो जीते ही खाना खाने के लिए हैं। वहीं आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो इसे आवश्यकता के तौर पर लेते हैं और अपना जीवन व्यापन करने के लिए वो खाने को खाते हैं और पीने की जो चीज़ें उनका सेवन करते हैं। अब ऐसे में बात आ जाती है पाचन तंत्र की भी। अब जब पाचन तंत्र है तो उससे जुड़ी कुछ समस्याएं भी होंगी और उन्हीं समस्याओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जहां जीवन जीने की बात आती है वहां कहीं ना कहीं हमारा जो दायित्व है वो समाज के प्रति भी होता है और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति भी होता है। तो ऐसे में समाज सेवा कितनी आवश्यक है, हमारा क्या दायित्व है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं स्टूडियोज़ में हमारे पहले गेस्ट डॉक्टर निवेश सिहरा का, जो कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं भोपाल से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ दर्शकों, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रदीप नंदी जी का, जो कि महानिदेशक हैं NCHSE भोपाल से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आप में से वो लोग जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं या फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर मन में कुछ सवाल हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं, रोग हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो अब जब हम पाचन तंत्र की बात कर ही रहे हैं, तो आखिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होता क्या है, इनके जो फील्ड है स्पेशलाइजेशन में क्या क्या आता है, ये जानते हैं डॉक्टर निवेश से। जी नमस्कार। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ये ब्रांच है जिसमें पेट, लीवर, पैनक्रियास संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो सब कवर होती हैं। आमतौर से जो भी खान पान मतलब लीवर संबंधित हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पीलिया, पैनक्रियास में पैनक्रियाटाइटिस, ये सारी बीमारियां गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेक्ट्रम के अंडर आती है। और तो बिल्कुल दर्शकों, अगर हमने आपको बता ही दिया है कि अब आपको थोड़ा जो आइडिया है वो भी लग गया होगा कि आपको सवाल किस संबंध में पूछना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, अगर लिवर से संबंधित आपको कोई परेशानी जा रही है या फिर पाचन तंत्र में कुछ कॉन्स्टिपेशन है या फिर और क्या क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में भी आप अपने प्रश्न हमसे कर सकते हैं। साथ ही साथ समाज सेवा के बारे में भी डॉक्टर प्रदीप नंदी जी से जानते हैं कि समाज सेवा जो हमारा टॉपिक भी है कि हमारा दायित्व होता है, तो आखिर क्यों ज़रूरी होता है ये? देखिए, हमें किसी समाज में जब हम रहते हैं तो विभिन्न वर्ग के लोग इसमें रहते हैं एंड उसके बहुत से ज़रूरतें हैं जिसको पूरा करना होता है। उसके विभिन्न तरह के प्रयास लोग करते रहते हैं। तो उसमें कई तरह के लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जी। कोई आइसोलेटेड नहीं है समाज में, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे को मिल के ही इसमें रहना है। छोटे से लेके बड़े तक का सब एक चेन रिएक्शन की तरह है। हम अगर पारिस्थितिकी तंत्र को समझें तो वो भी कोई आइसोलेटेड नहीं है, एक दूसरे के साथ संबंध है एक्शन। तो इसलिए समाज में सबको एक साथ रहना है और उसके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ मिल के काम करना है, एक दूसरे को करना है, ये एक दूसरे को हेल्प करना है। इसी से ही समाज का चलता है। एंड उसी में हम भी काम कर रहे हैं। और हमारा संस्था जो है मेनली पानी, जिसको वाटर है, माने पानी के संरक्षण और उससे रिलेटेड कृषि पर हम काम करते हैं। प्लस महिला सशक्तिकरण में भी हमारा योगदान है। तो इस तरह के काम हम कर रहे हैं जिससे कि बहुत से वर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल।
इसके साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो समाज सेवा से संबंधित आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ पाचन तंत्र के बारे में तो हमने जाना कि क्या कुछ आता है इसमें, लेकिन अब समस्याएं आमतौर पर जो देखी जाती हैं उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर निवेश, क्या कुछ आता है, मतलब मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आती हैं इसके अंदर? आजकल पाचन तंत्र से संबंधित जो कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, मोस्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड दिक्कतें हैं। जो रहन सहन का तरीका लोगों का चेंज हो गया है, खान पान का तरीका चेंज हो गया है जी। तो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सारी हर एज ग्रुप में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अब जैसे अगर बच्चों से अगर शुरुआत करें कि बच्चों में आप पहले के अपेक्षा अगर आज की डेट में क्या प्रॉब्लम्स कॉमनली देखने को मिल रही हैं, तो पहले बच्चों को मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता था, तो सारी चीज़ें डाइजेस्ट कर लेते थे, हेल्दी, मतलब कंपैरेटिवली पहले के बच्चे पेट संबंधित कम तकलीफ़ें बताते थे। आजकल बच्चों में एसिडिटी, डिस्पेप्सिया जैसे हम लोग कहते हैं जनरली, गैस बनना, एसिडिटी, पेट दर्द काफ़ी कॉमन हो रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर का खाना, जंक फूड, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। इजी अवेलेबिलिटी हो गई है, ऑनलाइन ऑर्डर करा फट से घर पे आ गया, और ऑयली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है। तो इसके कारण जो चिल्ड्रंस हैं इसमें आज ही जैसे मतलब एक छोटा सा 7 साल का बच्चा मेरे पास आया था पेट दर्द के लिए, बट मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब 6-7 साल के बच्चे में नॉर्मली कोई प्रॉब्लम डिसीज़ रिलेटेड कम होती हैं, और ज़्यादा चांसेस होते हैं उनमें जो लाइफ स्टाइल, मतलब जो खान पान का तरीका, वो सारी चीज़ों के कारण। जी जी। मिडिल एज में बात करें तो मिडिल एज में सीडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण आजकल ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रहा है। उससे रिलेटेड फिर फैटी लीवर डिसीज़ कॉमन हो रही है। फिर मोटापे के कारण डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो डिस्पेप्सिया बोलते हैं, या पाचन, एसिडिटी, पेट का फूलना, कब्जियत होना, फिर अन्य प्रकार की काफ़ी सारी मतलब पेट संबंधित बीमारियां देखने को मिल रही हैं। ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली आजकल देखने को मिल रहा है, क्योंकि खान पान में फाइबर की इंटेक वगैरह कम हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शशि तिवारी जी भोपाल से। उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, ये 15-20 दिन से पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, अफरा टाइप का हेलो जी जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, 15-20 दिन से पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, पेट फूला फूला रहता है, अफरा टाइप का रहता है, और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। जी, आपकी उम्र भी हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे? हाँ, 60 ईयर्स। जी, इसके अलावा कोई आपका प्रश्न? जी धन्यवाद। जी बताइए। 15-20 दिन से है तो मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम जो होने की संभावना है गैस्ट्राइटिस की है। फिर भी नॉर्मल अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान दें, नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लेके शॉर्ट कोर्स लेके देखें, नहीं होता है तो सोनोग्राफी अन्य जांचों की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, इसके अलावा अगर कोई अन्य बीमारी है तो उसके कारण भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, डायबिटीज़, थायराइड वगैरह। तो नियर बाय बेसिकली पेट की सम प्रॉब्लम मोस्टली नॉर्मल होती है, बट फिर भी एक बार किसी डॉक्टर नियर बाय में जो भी डॉक्टर हो उनसे कंसल्ट करके एक बार जांच करवाएं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हम समाज सेवा पर भी बात कर रहे हैं। ऐसे में किन किन क्षेत्र में ये समाज सेवा की जाती है, क्योंकि क्षेत्र तो बहुत, ये जो सर्कल है काफ़ी बड़ा होता है प्रदीप जी, और इसमें अगर कोई आना चाहता है, जुड़ना चाहता है किसी एनजीओ से, तो किन किन क्षेत्र में वो कार्य कर सकता है? एक्चुअली इसका कोई एंड तो है नहीं। हम अगर किसी भी क्षेत्र में आप देखें, माने महिला, बच्चे के हेल्थ के बारे में हो या उनके शिक्षा के बारे में हो, शिक्षा के बारे में तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, वो जो कॉरपोरेट सेक्टर अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में सबसे ज़्यादा शायद स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही प्रोजेक्ट देती है, तो इसमें तो है। लेकिन उसके अलावा भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत से
संस्था हैं जो कि उसमें काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत ही पर्यावरण से जरूरी है संबंधित जो चीजें पर्यावरण हैं को उस पे आप जुड़ संरक्षण सकते करना। हैं। जी बिल्कुल, इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो वृद्धजन होते हैं उनमें मुंह में दांत नहीं होते, पेट में आंत नहीं होते हैं, तो ऐसी दशा में जो है जो वो खाते हैं तो वो दांत से पीस नहीं पाते, सीधे खराब पेट में जाते, उसके पेट में समस्या है, तो उनको जीने के लिए क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर निवेश, वृद्धजन जो रहते हैं दांत नहीं है और वैसी समस्याएं जाती हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें। खाना पाचन तंत्र में समस्या जाती है पचने में थोड़ा मुश्किल है, पर नॉर्मली जो दांतों का काम होता है वहाँ से डाइजेशन चालू होता है। जो ह्यूमन डाइजेशन होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। जब चबा के सबसे पहले जब फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के फिर पेट में जाता है तो उसको पचाने में ज़्यादा आसानी होती है। पर अगर दांत ही नहीं है तो उसको तोड़ेंगे कैसे, तो उसमें फिर खान पान में बदलाव करना पड़ेगा। पहली वो चीज़ें लेनी पड़ेगी जिनको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत ना हो, जैसे सॉफ्ट डाइट, दलिया, खिचड़ी, सूप, लिक्विड्स और प्रोटीन वगैरह, इन सब को मिक्सचर करा जा सकता है। दूसरा, हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हाथों से उसको मिला के फिर लेना चालू करें। तीसरा, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं। स्टमक को टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, तो अनडाइजेस्टेड फूड अगर मतलब इन्हें बिना पचा हुआ खाना अगर आमाशय में आपके पेट में जाता है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा उसको जो छोटे छोटे करके आगे पाचन करने में। उसकी जगह अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो आसानी से पच जाए वैसी अगर खान पान लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दे कैन डू वेल। बिल्कुल, आपने थोड़ा ड्यूरेशन की बात की कि खाना खाया है तो थोड़ा समय लगता है जो खाना है उसे पचने में, तो कितना गैप हमें रखना चाहिए। क्या ये उम्र पे डिपेंड करता है या फिर इन जनरल भी कुछ रहता है। नॉर्मली बेसिकली स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आर बेटर देन, मतलब थोड़ा थोड़ा बार बार खाना बेटर होता है बल्क ईटिंग की जगह। जैसे अगर एक बार में कोई 6 रोटी खा रहा है जी, और सुबह शाम कई लोग आते हैं बोलते हैं कि मैं सब 6-8 रोटी सुबह खाता हूँ, 6-8 रोटी शाम को खाता हूँ और खाने के बाद पेट फूल जाता है। तो 6-8 रोटी आप एक बार में अगर खाओगे तो पेट का मतलब अब सबका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। अब जैसे जो जिनका फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो लोग हो सकता है उनका डाइजेस्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR बोलते हैं, अगर वो फास्ट है तो वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। पर मोस्टली सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण BMR लोगों का कम होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट्स कम होता है और उसमें डाइजेशन में टाइम लेता है। तो अगर 12 रोटी भी खानी है, अगर वो 3 रोटी 4 बार में 3-3 करके खाएगा तो बेटर डाइजेस्ट कर पाएंगे इन स्पाइट ऑफ टेकिंग 2 बार लेने की जगह, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जी हाँ, और इसी के साथ बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं डाइजेशन से संबंधित है जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं और आगे जाके वो समस्या में भी परिवर्तित हो सकती हैं। अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या जा रही है तो आप वो सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं आज इस स्टूडियो में। तो जो भी सवाल है कंसल्टेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इन जनरल तो आपको मिल ही जाएगा और साथ ही साथ आपको फिर कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा डॉक्टर से जाके। इसके साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप नंदी जी, और महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस चीज़ पर, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में इक्वल भागीदारी होती है और समाज में अगर हर व्यक्ति सशक्त है तो ऐसे में समाज आगे बढ़ेगा ही। तो ऐसे में क्या कुछ किया जा रहा है आपके थ्रू और क्या कुछ किया जा सकता है। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए तो सरकार बहुत कोशिश कर रही है, जिसके लिए एक नाबार्ड संस्था है जो कि पहले से ही गवर्नमेंट की संस्था है, वो देती है, वह सहायता करती है। स्वयं सहायता समूह जो कि SHG ग्रुप है उसको बनाने में सहायता करती है। उसमें ग्रुप फॉर्मेशन करवाते हैं, महिला 10-10 के ग्रुप बनाती हैं। उसके बाद वो सेविंग्स करती हैं एंड सेविंग करके उस सेविंग्स में इंटरलोनिंग करती हैं और उससे कोई व्यवसाय खड़े कर सकती है। इस तरह के कार्य बहुत होते हैं, लेकिन उसमें महिलाओं को ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। तो हमारा संस्था एक्चुअली मध्य प्रदेश के हर एक जिले में महिला सशक्तिकरण के अंदर में महिला
फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चला रही हैं। और अभी तक हमने 2017 से लेकर अभी तक करीब 26 लाख महिलाओं का ट्रेनिंग दिए हैं और उसका फॉलोअप भी करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी करते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, उसका फैमिली का इनकम में उनका योगदान दे सके एंड फैमिली का ओवरऑल इनकम बढ़े। जी बिल्कुल। इसी के साथ दर्शकों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप सुबह सोकर उठे हैं, ऐसे में आपका जो पेट है लगता है कि बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं है, लेकिन शाम होते होते तक वो फूलना शुरू कर देता है। अब ये ब्लोटिंग की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, ख़ासतौर पर जो लोग डाइट करते हैं या फिर जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी इतना पेट फूला हुआ है। क्या वेट गेन हो गया है या फिर इसमें क्या है? तो डिफरेंस सबसे पहले जानते हैं कि ये ब्लोटिंग कहते किसे हैं। डॉक्टर निवेश जी, ब्लोटिंग आज की डेट में काफ़ी आम समस्या है। मतलब जिसके अगर बात करें तो 20 से 30% मरीज़ जो हम लोगों को दिखाने आते हैं, उनका यही कंप्लेंट होती है कि पेट में भारीपन लगता है, थोड़ा सा खाते हैं पेट फूल जाता है, खाना खाते नहीं बनता, खाना खाते ही ये सब ब्लोटिंग, मतलब एक इसके लिए कॉमन टर्म ब्लोटिंग कहा जाता है जी। अब ब्लोटिंग के कारण क्या होते हैं? मतलब इन्हें ब्लोटिंग सिर्फ एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। अब ये कई बीमारियों के लक्षण होते हैं, जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, इनमें आंतों की चाल स्लो हो जाती है और इनमें सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, उसके कारण भी गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, उसके कारण उनको पेट में भारीपन लगता है। तो उन लोगों में ब्लोटिंग कॉमनली देखने को मिलती है। फिर दूसरा, जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, आमतौर से जिनका डाइजेशन स्लो है, कॉन्स्टिपेशन जिन्हें रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में भी ब्लोटिंग कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि आंतों की चाल स्लो होने के कारण जब आगे नहीं जाता तो गैस पूरा पेट में ऐसा उनको महसूस होता है कि वहीं भरा हुआ है। तो स्लो डाइजेशन, डायबिटीज़, फिर ऑब्वियसली मतलब डाइटरी पैटर्न्स, मतलब खाने में क्या ले रहे हैं। अगर खाने में ऐसी कोई चीज़ ले रहे हैं जिसको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो मैदे वाली चीज़ें, आलू, फ्राइड चीज़ें लेंगे तो खाना खाने के बाद पेट में बहुत देर तक भारीपन रहता है, उससे ब्लोटिंग का लक्षण देखने को मिलता है। तो ब्लोटिंग की जनरली कारण जो होते हैं, शुगर की बीमारी, दूसरा कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, तीसरा एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम से कॉमनली IBS जैसे कहा जाता है। ये ग्रुप ऑफ मतलब इन्हें एक फंक्शनल डिसीज़ है जी। जो कि आंतों की एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, पर आंतों का चिड़चिड़ापन या चाल का नियमित जो चलन रहता है वो गड़बड़ा जाता है। उन लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उसमें ब्लोटिंग एक लक्षण है। जी, तो बिल्कुल, अगर आपको भी कभी कुछ ऐसा लगता था या अभी भी ऐसी कोई समस्या जाती है, तो इसके लिए आपको पता चल ही गया है क्या कुछ कारण हो सकते हैं। तो अगर वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आपने सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली हैं, तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। इसके साथ ही समाज सेवा पर हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में आपने बताया कि जलवायु से संबंधित भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में बहुत सारे चेंजेस जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। तो क्या कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं? नहीं, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि अब जलवायु परिवर्तन जो हम कह रहे हैं, मीन्स इसमें आपका जो वेदर इवेंट्स जो हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। पहले हमारा जो था एक सिस्टमेटिक तरीके से साल को भी डिवाइड किया हुआ था, अब ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि कभी गर्मी पहले आ गई या ठंडक में जल्दी ठंडक आ गया, तो इससे क्या होता है कि एवरी एनवायरनमेंट में जो एवरी कंपोनेंट है उस पर असर पड़ता है। हमारे हेल्थ पे तो पड़ता ही है, उसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे पानी, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी अगर बरसात में कम पानी बरस गई तो हमारा इफेक्ट पूरा एग्रीकल्चर में पड़ता है, क्योंकि हमारा देश अभी भी एग्री बेस्ड कंट्री है, जबकि हो सकता है अभी कुछ डॉक्टर नंदी, हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में तो हम आपसे जानेंगे ही। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं जय देवी मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? हम जय देवी मिश्रा बोले बाराबंकी से। हमारा सवाल है, जैसे हम कोई चीज खाते चली बने तो हमारे गले में जलन होने लगती है, खट्टी खट्टी डकार बन जाती है, खट्टी खट्टी उल्टी उसमें लगती है,
इसके लिए हम क्या करें तो ये ठीक रहे हमारा। जी डॉक्टर, आपका कोई सवाल जय देवी से? जी, आप एक बार फिर से दोहराएंगे आपकी तकलीफ़ क्या क्या है? हमारी तकलीफ है कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमारे गले में जलन होने लगती है, उसके बाद खट्टी खट्टी उल्टी होने लगती है। और कब से हो रहा है ये? ये हमें बहुत दिन हो गए हमको, ये लमसम 15-20 साल हो रहे हैं। जी, जी। जो गले में खट्टी डकार आना और जलन होना, ये गर्ड से बोलते हैं, मतलब रिफ्लक्स डिसीज़ एक होती है जिसमें आपका एसिड गले की तरफ आता है, उसके कारण जलन होती है। और 15-20 साल से हो रहा है तो ये कई बार सीरियस बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकती है आगे। इसके लिए अभी परहेज़ में जो है थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, संतरा मौसम्बी वगैरह नहीं लें, नींबू अचार ये सारी चीज़ें नहीं लेना है, चाय कॉफ़ी बंद कर दें अभी कुछ समय के लिए। और उससे अगर परहेज़ से आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार आप कहीं वहाँ पे नियर बाय में जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं एक बार उनसे कंसल्ट करें और एक बार एंडोस्कोपी की जांच ज़रूर करवाएं। बिल्कुल, तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगी तो समस्या आखिर क्या जा रही है इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके साथ ही लाइफस्टाइल की हमने बात चल ही रही है और बात की कि बहुत सारे परिवर्तन लाइफस्टाइल में भी आ रहे हैं। ऐसे में जो बहुत सारे लोग हैं टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है, और जो हमारे स्लीप पैटर्न है, मतलब सोने का जो टाइम रहता था उसमें भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। डॉक्टर ने भी देर देर रात तक लोग जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो क्या इन सब का भी असर पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पे और इससे भी कोई समस्याएं होती हैं? जी बिल्कुल, स्ट्रेस और मानसिक मतलब स्ट्रेस, मानसिक तनाव, ये काफ़ी सारी बीमारियों में मतलब मेजर रोल प्ले करता है। एक जो आज की डेट में सबसे बड़ा मतलब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की फील्ड में एक फील्ड आते जा रहा है, फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर। ये ना फंक्शनल मतलब कि कोई बीमारी नहीं है पर उनका संतुलन बिगड़ गया है चाल का, या वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जिसमें IBS की जो अभी बात कर रहे थे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो भी इसमें आता है जी। फंक्शनल डिस्पेप्सिया, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारे अन्य, मतलब नाम से मतलब नहीं है, पर मेरा मतलब ये है कि बताना चाह रहा हूँ कि जो मानसिक तनाव किसी भी प्रकार का हो, चाहे आप टेंशन ले रहे हो, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, और नींद पूरी नहीं हो रही है, फिज़िकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, प्रॉपर बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पा रहा हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, फिज़िकल मेंटल, ये कहीं ना कहीं पाचन तंत्र पे असर करता है। जी। अब इनके अलावा कुछ अन्य बीमारियां भी, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या कई अन्य बीमारियां हैं जिस पे स्ट्रेस उनकी सीवियरिटी बढ़ा देता है। तो भले ही स्ट्रेस के कारण वो बीमारी नहीं हुई, पर बीमारी अगर बीमारी है और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो डेफिनेटली बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है और वो बीमारी के जो लक्षण हैं और ज़्यादा सीरियस होकर सामने आते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप नंदी जी, आपसे हम बात कर रहे थे पानी के बारे में, क्योंकि बारिश का पानी कभी कभी कम पड़ती है, वर्षा कम होती है, ऐसे में जो पानी है उसको बचा के रखना पड़ता है। तो क्या कुछ तरीके हैं जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं? हाँ, हम लोग एक्चुअली पर जो प्रमोट करते हैं कि वाटर सेट लेवल पे, मीन्स पानी कहीं पर गिरता है तो वो कहीं एक जगह से आके गिरता है, वो उसके बाद एक लोएस्ट पॉइंट पे आके कहीं एकत्रित होता है, तो हमें वो चैनल के थ्रू से आते रहते हैं पानी। तो हमें ये इस चैनल में अगर हम स्टॉप डैम, चेक डैम वगैरह बनाते हैं तो पानी रुक सकता है और उसमें किसान उसको यूज़ कर सकते हैं अपने खेती के लिए, प्लस वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। आज के डेट में क्या है कि हम बरसात के पानी तो बह के निकल जाता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है पोस्ट मानसून में रबी के खेती वगैरह में, तो ग्राउंड वाटर का हम यूज़ करते हैं। इवन अर्बन लोकल बॉडीज़ भी, छोटे छोटे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इंटायरली ग्राउंड वाटर सप्लाई पर डिपेंड होते हैं, तो उसे रिप्लेनिश भी करना ज़रूरी है। इसलिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करना है, हाउस में भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज की फैसिलिटीज़ करना है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लस खेतों में एक्चुअली फार्म पॉन्ड वगैरह के थ्रू से किया जा सकता है, फार्म बंडिंग के थ्रू से किया जा सकता है, जिसमें मॉइस्चर लेवल उसमें बढ़े खेती और उसमें खेती
में कम इरिगेशंस करने पड़े अलग से। जी। एंड जो पानी अब उपलब्ध है उसे भी माने वाइज यूज के तरह से यूज करना है। फ्लडिंग कम करना है, स्प्रिंकलर का यूज किया जा सकता है, ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जा सकता है, इसलिए कि किफ़ायती तौर पे उसको यूज करना है, क्योंकि बहुत प्रीसियस है। आगे के समय में पानी के दिक्कत बहुत होने वाली है, तो इसे रोक के रखना है, सावधानी से यूज़ भी करना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर निवेश, हमने आमतौर पर देखा है लोगों को सुनते हुए कि एक प्रॉब्लम लोगों में काफ़ी ज़्यादा आम होती जा रही है, वो है फैटी लिवर। अब ये जो फैटी लिवर है, इसका कारण आखिर क्या क्या होते हैं? क्या लोग जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, क्या उन्हीं में ये समस्या देखने को मिलती है या फिर किसी और को भी हो सकती है? फैटी लीवर का पहले मतलब बताऊंगा। लीवर पे जब फैट जम जाता है जी, तो उससे फैटी लीवर इन जनरल लेमन लैंग्वेज टर्म में कहते हैं। अब फैटी लीवर डिसीज़ जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब उसमें फैटी लीवर सिर्फ लीवर की चर्बी जमना नहीं होता। फैटी लीवर फिर अलग अलग इसमें जो सब क्लासेस है, मतलब एक अल्कोहल से, जैसे आपने पूछा, उन्हीं में होता है या दूसरों में होता है? जी जी। जो अल्कोहल के कारण जिनमें होता है उनको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ कहा जाता है। वो अल्कोहल सेवन से भी फैट का लीवर पे जमना ज़्यादा होता है। दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो रहते हैं, जिसमें शराब जो नहीं पी रहे हैं उनमें जो फैट जमता है, जी। तो उन्हें NFLD, अब MFLD नाम हो गया, पर ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ में आते हैं। अब जब ये फैट लीवर में जमता है, उसके बाद कई लोगों में सिर्फ हल्की सी परत जैसा जमा हुआ रहता है बीच बीच में, लीवर के सेल्स के बीच में थोड़े थोड़े फैट ग्लोब्यूल्स रहते हैं। पर जब वहाँ पे ये डैमेज करना चालू करता है तो उस समय इसमें लीवर में इन्फ्लेमेशन होती है और इसे फैटी लीवर डिसीज़ नहीं कहा जाता, तब स्टीटोहेपेटाइटिस कहा जाता है। जी। कि जैसे हेपेटाइटिस जो अपन सुनते हैं, वायरल हेपेटाइटिस, इसी तरह से स्टीटोहेपेटाइटिस, जी। फैट जमने के कारण जब ये डैमेज करना चालू करता है, और ये क्या होता है, इसके कोई लक्षण नहीं होते, बहुत वेग सा होता है कि पेट में हल्का सा भारीपन होता है, हल्का सा किसी को राइट साइड में पेन होगा। और क्योंकि ये इसके कोई मेजर सिम्टम्स नहीं है और कॉमन है, तो कई समय तक ये अननोटिस्ड चले जाता है आम लोगों के उससे। और जब ये 10-15 साल बाद जब ये फैटी लीवर डिसीज़ धीरे धीरे लीवर को डैमेज करती है, जी। तब ये लीवर सिरोसिस की होने के बाद कई बार पेशेंट सामने आते हैं। जी। तो लीवर सिरोसिस, जिसे लीवर फेलियर कहा जाता है, या लीवर जब फाइनल मतलब एक्सट्रीम डैमेज हो चुका रहता है, उस कंडीशन में लीवर सिरोसिस कहा जाता है। जी, तो इसके बचाव के लिए आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि लक्षण तो बहुत बाद में दिखाई देते हैं, तो अगर कोई बचाव करना चाहे कि उसे हो ही ना ये समस्या, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उसी के लिए मतलब पहले तो इसकी गंभीरता समझना ज़रूरी है, क्योंकि फैटी लीवर एक्चुअली अगर सोनोग्राफी होती है तो मेरे ख्याल से 70 से 80% लोगों की सोनोग्राफी पे एक चीज़ लिखी रहेगी, माइल्ड फैटी लीवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, लोगों की लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण ये बीमारी आई है। सबसे पहला फैटी लीवर का जो इलाज है वो स्टार्ट होता है अपनी लाइफस्टाइल सुधारने से, खान पान पे ध्यान देने से। सबसे पहले अगर किसी के लीवर में डैमेज हुआ है या डैमेज चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए दवाइयाँ तो ठीक है, अपनी जगह हैं, दवाइयाँ लेनी हैं, पर 10% बॉडी वेट लॉस जो कहा जाता है, अगर किसी का वज़न 100 किलो है, अगर 10 किलो वो कम कर लेता है, 90 पे आ जाता है, 90 वाला 9 किलो कम कर लेता है, इस तरीके से 10% बॉडी वेट लॉस जैसे ही करते हैं, तो जो लीवर का डैमेज है मोस्टली पेशेंट्स में रुक जाता है, और जो डैमेज हुआ है वो रिवर्सिबिलिटी की तरफ आ जाता है। जी। तो 10% वेट लॉस करने के लिए उन्हें डेफिनेटली अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी, अपने खान पान की सारे तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, साथ में डॉक्टर को कंसल्ट करके अगर डैमेज चल रहा है, LFT गड़बड़ है, तो मेडिसिन भी साथ में लेनी होगी। बिल्कुल, तो ये काफ़ी गंभीर चीज़ है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इसके जो लक्षण हैं वो इतने खास तौर पर दिखाई नहीं देते हैं, तो इसके लिए हम बचाव कर सकते हैं, और जो छोटे छोटे भी जो बदलाव होते हैं उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, क्योंकि अगर कोई आपको समस्या जाती है, पेट में ऐंठन बनी रहती है, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसे गैस के गोले से चल रहे हैं, या फिर जी मचलाता रहता है, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो उसके लिए डॉक्टर हमारे साथ है ही आज कार्यक्रम में, तो आप उनसे
उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ समाज सेवा में हम बात कर रहे थे, जैसा कि डॉक्टर प्रदीप नंदी जी आपने हमें बताया कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो आपने पॉइंट वाली चीज़ बताई कि वाटर कंजर्वेशन, आखिर पानी को कैसे बचा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो कहाँ वो संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए? नहीं, ये जो यूजुअली जो फार्म पॉट है कई तरह के होते हैं। मैं स्पेशली अगर कम से कम 5 एकड़ के उनके पास ज़मीन है तो ये वो करीब 25 बाई 25 का एंड 4 मीटर डेप्थ का एक फार्म पॉट बना तालाब सकते हैं। बनाया जाता है, छोटा तालाब बना सकते हैं। इसके लिए उनको गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ मिलते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके वो उसको कर सकते हैं, सब्सिडी मिल सकती है। पूरा नहीं मिलता है लेकिन सब्सिडी मिलती है, उसके कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि वाटर को कंजर्वेशन करने से उसे अपना रबी क्रॉप पाने में सुविधा होती है, तो ये बहुत ही सुविधा की बात है जी। एंड इसके अलावा भी जो एक्चुअल यूज़ के लिए सब्सिडी फॉर स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन में भी सब्सिडी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो किसान भाई उससे ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर वर्षा पे, मतलब वर्षा का जो जल है उस पर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, जब बारिश पड़ेगी तभी आप उपयोग कर सकते हैं जल का। वर्षा का पानी को उसको पहले ही बचत करके रखें, उसको इकट्ठा करना है। बिल्कुल। इसी के साथ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र से जुड़े जो रोग हैं उनके बारे में भी। अब ऐसे में हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में, जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि खाने में तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दी जाती हैं जिनसे वो स्वस्थ रहे और उनका जो होने वाला बच्चा है वो भी स्वस्थ रहे। ऐसे में क्या कुछ डॉक्टर कॉमन प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर निवेश जो कि देखने को मिलती हैं हमें? जी, प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है जैसे बेसिकली रिफ्लक्स। एक तो सबसे पहला मतलब अलग अलग फेजेस में अलग अलग होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब होता है जी, तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम बोलते हैं, मतलब उल्टियाँ ज़्यादा, नौजिया। कई लोगों को ज़्यादा ये मतलब उल्टियाँ होना, नौजिएटिंग से मतलब जी मचलाते रहना ज़्यादा होता है। ये जनरली इसमें घबराने वाली बात नहीं होती, ये कॉमन सी है, किसी किसी में होती है, कई लोगों को नहीं होती। ये पहले ट्राइमेस्टर जैसा मतलब पहले 3 महीने के बाद ये चीज़ अपने आप कम हो जाती है। तो जो भी उनके मतलब गायनेकोलॉजिस्ट उनसे ले रहे हैं तो उनसे खाने पीने का सलाह ले सकते हैं, कुछ दवाइयाँ रहती हैं, उससे इजीली मैनेजेबल होता है जी। उसके अलावा जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टर्म बढ़ता है तो बच्चा जैसे मतलब इन्हें बड़ा होता है अंदर पेट में, तो क्योंकि अंदर पेट की जगह उतनी रहती है तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, तो उस कारण से रिफ्लक्स होता है। मतलब इन्हें खाना उल्टा मुँह को आना, एसिडिटी ज़्यादा लगना, हार्ट बर्न होना, छाती में जलन होना, ये सब चीज़ें कॉमन है। तो इसके लिए बेसिकली थोड़ा, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि रिफ्लक्स से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए फिर लें, ऐसी चीज़ें लें उस समय पे कि जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, वैसी मतलब उन चीज़ों का सेवन ना करें जिसे पचने में समय लगता हो। ये सब चीज़ें ज़्यादा कॉमन है। अदरवाइज़ तो प्रेगनेंसी हेल्दी चीज़ है, कोई बीमारी तो है नहीं। तो जी जी, प्रेगनेंसी की बात हो गई। ऐसे में बच्चों की भी अगर हम बात कर लें तो छोटे बच्चे हैं उनमें आमतौर पर एक समस्या देखी जाती है, वो है पेट में कीड़े हो जाना। तो ऐसे में बच्चे के कंप्लेंट्स अलग अलग हो सकती हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, या फिर जो उनकी मदर रहती हैं वो इस बात का पता लगाती हैं कि क्या कुछ समस्या है। तो क्या इससे घर पे ही मतलब इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? इसमें कैसे पता लगता है? कीड़ों के लिए तो इंडिया में लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि मेरे ख्याल से जितने भी पेरेंट्स हैं अगर उनसे पूछेंगे सबको पता है कीड़े के लिए कौन सी दवा देते हैं। तो चाहे डॉक्टर को दिखाए नहीं दिखाए, वो 2-3 साल में बच्चों को कीड़े की दवा तो दे ही देते हैं जी। तो कीड़ों के लिए दिखाने के लिए मतलब इन्हें नॉर्मली ऐसा ये भी हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है कि चलो 1 साल हो गया कीड़े की दवाई नहीं दी, कीड़े की दवाई खिला दो, पेट में दर्द हो रहा है शायद ठीक ही हो जाए। जी, आमतौर पर मिट्टी वगैरह में भी खेलते रहते हैं बच्चे, तो हाँ, उससे भी क्या उससे होता है बेसिकली जो पीका बोलते हैं। कई लोगों को मिट्टी खाने का शौक होता है, मतलब शौक नहीं होता, एक टेंडेंसी होती है, क्रेविंग होती है बच्चों में। जिनके पेट में वर्म इन्फेस्टेशन रहता है, ये उसका एक लक्षण भी है कि बच्चे मिट्टी की तरफ ज़्यादा क्रेविंग होती है जी। तो इसके लिए सिंपल एल्बेंडाजोल करके दवाई आती है, एक टैबलेट मतलब वेट बेस देनी रहती है। वो छोटे बच्चों में 200 mg, बड़ों में 400। तो एक सिंपल एक टैबलेट से
जो भी पेट में कीड़े हैं वो हट जाते हैं। तो कोई भी अपने नियर बाय डॉक्टर में, बच्चों का वैक्सीनेशन 5 साल तक चलता ही रहता है, अगर कोई लक्षण है तो अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके देखें, मतलब वो ले सकते हैं कीड़े की दवाई। और अगर उसके बाद भी पेट की समस्या ठीक नहीं हो रही, या फिर कई लोगों को होता है बच्चों को कीड़े दिख रहे हैं अगर मोशंस में आते हैं, सबसे कॉमनली जी। जो एनएलएच होती है बच्चों को, वो लक्षण एक होता है। अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, खून की कमी है, तो मतलब डीवर्मिंग करनी चाहिए, और मतलब यानी डीवर्मिंग भी करनी चाहिए और दिखाना, अपना पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो बच्चे में अगर खून की कमी दिख रही है, या फिर आपको लग रहा है कि उसकी जो हाइट है या फिर ग्रोथ है उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जितनी उसकी एज है, तो ऐसे में भी एक जो कारण है उसका पेट में कीड़ा होना हो सकता है। तो उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ समाज सेवा की हम बात कर ही रहे हैं, ऐसे में आपने बताया डॉक्टर नंदी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहता है, संरक्षण, उनके काफ़ी अधिकार प्राप्त हैं जो हमारे रहते हैं, तो क्या कुछ अधिकार ये हैं और हमें इतना अवेयर क्यों रहना चाहिए इनके प्रति? देखिए, अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो हम शायद उसको देखते नहीं हैं कि वो प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है। केवल शायद हम उसका रेट देख के ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज के देश में, आज को हेल्थ का भी बात चर्चा हो रही है, तो हम कहेंगे एक बड़ा बात आजकल जो चल रही है वो है फ्रंट FOPL, एक्चुअली फ्रंट पैकेज लेबलिंग पर चल रही है कि उसमें आपका फैट, सॉल्ट एंड शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगर वो अधिक मात्रा में है, दैट शुड बी, मैंने वो अच्छी तरह से ऊपर में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि इसका लेवल हाई है। इसमें बहुत बड़ा चर्चा चल रही है। एंड आने वाले कल में वो छोटे से ना लिखा हुआ, वो बड़े में सामने लिखा हुआ होगा कि इसमें सॉल्ट, शुगर या फैट ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि उसका हाइपरटेंशन से रिलेशन है। डॉक्टर साहब यहाँ पर है, वो बताएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है, उसको करना चाहिए। एंड कंज्यूमर को जागरूक होना चाहिए, एक्चुअली ये कहना है। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, जय नारायण शर्मा जी भोपाल से। उनका सवाल हम लेते हैं कार्यक्रम में। हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? हाँ जी, नमस्कार। मेरा प्रश्न निवेश जी से, डॉक्टर निवेश जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बैठे हैं। मेरा प्रश्न ये कि नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी कोई वायरल का टाइप का हाई फीवर हो जाता है, और चाहे हम दवाई खाएं या ना खाएं, यदि बुखार उतर जाता है तो उसके बाद लगभग 7-8 दिनों तक मुंह का टेस्ट सब खराब हो जाता है। और यदि अपन क्लियर भाषा में बोले तो टेस्ट बड्स शायद इनएक्टिव हो जाती है। जी। तो ये फ्रिक्वेंटली होता है, ये देखा है। तो ये इस कारण से, और इसकी रेमेडी के लिए क्या करें, क्योंकि आदमी खा ही नहीं पाता है खाना। जी नहीं, ये एक नेचुरल कोर्स ऑफ डिसीज़ आप कह सकते हैं। जैसे वायरल डिसीज़ होती है, वायरल मतलब फीवर चले जाता है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है ना। तो ये लक्षण, मतलब ये एक बीमारी का स्पेक्ट्रम होता है कि मतलब यानी जो वीकनेस और जो वायरस, मतलब वायरल इन्फेक्शन अलग अलग तरीके से लक्षण आते हैं, तकलीफ़ें देता है। अब ये टेस्ट बड्स ख़त्म नहीं होते हैं, ये आप कह सकते हैं एक, मतलब वो बीमारी का ही एक चरण है। मतलब जो पहले इनिशियली आपको फीवर आया, वो एक उसका फेज़ था। अब वो फीवर चले गया, पर जो बचे हुए लक्षण है, कमज़ोरी, मुंह का स्वाद खराब होना, सब लक्षण है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है। ये तो मतलब ये फेज़ है, वो भी चले जाएगा। वायरल इन्फेक्शन मोस्टली हमेशा के लिए नहीं होते, आते हैं, इनके लिए एंटीवायरल की भी ज़रूरत नहीं होती। समय के साथ जैसी सेहत ठीक होती है, उस समय पे अपने खान पान का ध्यान रखना है। पानी की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, रेस्ट प्रॉपर लेना चाहिए। खाने पीने में फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें, मतलब जो आपको एनर्जी दे, मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते रहें, बस यही चीज़ें करनी है। ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। हार्डली मतलब 1 से 2 हफ्ता ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो आपका खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको न्यूट्रिशन के लिए तो खाना ही पड़ेगा, और जो स्वाद है वो जैसा कि आपको बताया गया है कि 1-2 हफ्ते में वापस आ ही जाएगा, हो जाता है, सही चीज़ हो जाएगी। ऐसे में साथ ही साथ जो पीलिया है, वो भी आपने काफ़ी इसके बारे में चर्चा होती रही होगी, और आपने देखा भी होगा कि घर परिवार में लोगों को हो रहा है। तो आखिर ये होता क्या है, क्या कुछ कारण होते हैं इसके होने के? पीलिया, जॉइंडिस की अगर बात करें
तो बेसिकली पीलिया भी जैसे एक लक्षण है, जैसे अपन ब्लोटिंग की बात कर रहे थे या फिर जैसा भी हो, तो ये पीलिया एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं। मतलब जिसमें आँखों का पीला होना, पेशाब का पीला होना, स्किन का येलोइश डिस्कलरेशन होना, ये एक पीलिया मतलब जनरल टर्म है। अब जॉइंटिस के बहुत सारे कारण होते हैं, कई लीवर मतलब मोस्टली लीवर रिलेटेड ही होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस जो है जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए जी। हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस जो बहुत कॉमन है, सबसे मेजर वन ऑफ द मतलब यानी मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर जॉइंटिस, सबसे मेजर कारण है पीलिया का। अधिकांश ये हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं, जो कि ख़राब पानी या मतलब खान पान से आते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई मोस्टली पेशेंट्स में 99.9% की अगर बात करें तो ये सेल्फ हील हो जाते हैं, मतलब समय के साथ। जी। इनमें से 5-10% जो पेशेंट्स रहते हैं जिनको ज़्यादा उल्टी हो रही है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, ज़्यादा कमजोरी आ रही है, उनको कई बार डॉक्टर को कंसल्ट या फिर भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। जी। बाकी मोस्टली ओपीडी पेशेंट ओपीडी बेसिस पे ही थोड़ा सा रेस्ट और कुछ मेडिसिन के साथ, मेडिसिन का भी इतना रोल नहीं होता है इनमें, जस्ट एक कंजर्वेटिव वो रहता है। क्योंकि ये वायरल, जैसे मैंने अभी बताया, वायरल डिसीज़ का एक स्पेक्ट्रम होता है, पहले पीलिया बढ़ता है फिर कम हो जाता है, पर किसी में ये 2 हफ्ता, किसी में 3 हफ्ते के अंदर मोस्टली सेटल डाउन हो जाते हैं। पर पीलिया के लिए जैसे हेपेटाइटिस ए और ई 1.1% में अपन कहें तो कई बार थोड़ा सा सीवियर हो सकता है। तो जब भी पीलिया होता है एटलीस्ट अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करा के कुछ एलएफटी और पीटीआईएनआर जैसी जांचें हैं, जिससे पता लगता है कि पीलिया तो ठीक है पर कहीं ये सीवियर हेपेटाइटिस में तो नहीं जा रहा, या फल्मिनेंट, हाँ, या लीवर फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा। वो 0.1% में कौन आता है ये नहीं कहा जा सकता। ये लक्षण से समझ में आता है। जो पेशेंट ज़्यादा सिक होते हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आमतौर से लोग पीलिया झड़ाने में अपना समय खराब करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गन्ना भी चबा चबा के खाओ तो उससे भी ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, गन्ना एक्चुअली उसके पीछे ये अपने मतलब कह सकते हैं पूर्वजों का नॉलेज था, दैट इज़ अ फैक्ट। मतलब कि गन्ना में कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। जी। जो जॉइंटिस हेपेटाइटिस होता है इसमें शुगर की मात्रा सडनली बॉडी में कम हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया सबसे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है हेपेटाइटिस का, जिसके कारण कई पेशेंट्स की जान भी जाती है अगर समय पे उसका इलाज, मतलब उनका हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट नहीं होता तो। और इसमें जो नॉर्मली शुगर जो अपन शक्कर खाते हैं या फिर ग्लूकॉन डी लोग पिलाते हैं, ये सिंपल शुगर होती है, जैसी गई थोड़ी देर रही और ख़त्म हो जाती है। इसकी जगह जैसे बात करें गन्ने की, गन्ना बेटर होता है, गन्ना कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, तो उसकी शुगर जो रहती है देर तक हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंट करती है। इसकी जगह कई लोग हम लोग जो एडवाइस करते हैं छेने के रसगुल्ले भी कॉम्प्लेक्स का मतलब एक कार्बोहाइड्रेट की तरह जाती है और देर तक शुगर हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंट करती है। गन्ने के साथ दिक्कत ये होती है अगर पेशेंट किसी का आईएनआर बढ़ा हुआ है, जो एक कोएगुलेशन टेस्ट होता है, तो उनमें कई बार ब्लीडिंग होने की चांसेस होती है। फिर गन्ना कहाँ से ला रहे हैं, कैसे छील रहे हैं, कई बार वो गन्ने का रस, हाँ, गन्ने का रस लोग नॉर्मली लाते हैं। अगर कोई डायबिटिक है तो क्या वो उसका सेवन कर सकता है? नहीं, डायबिटीज़ में थोड़ी सी अलग चीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ में मतलब उनको अपना शुगर लेवल फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली मोस्टली डायबिटिक पेशेंट के पास आज के डेट में ग्लूकोमीटर होता है जी। तो उसको चेक करते हुए, क्योंकि ज़्यादा शुगर भी उनके लिए हानिकारक होती है और सारे पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। जी, तो अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, डायबिटिक है और उससे ये प्रॉब्लम हो रही है, पीलिया हो गया है, तो क्या कुछ ऐसा है कि ज़्यादा सीरियस होता है या फिर नॉर्मल इलाज ही होता है उसका भी? पीलिया, मैंने फिर बताया, पीलिया बीमारी नहीं है। हेपेटाइटिस ए और ई की अपन बात कर रहे थे, ये अलग बीमारी है। इनमें बहुत कम लोग सीवियर उसमें होते हैं। इसके अलावा जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये ज़रूर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए थोड़ी खतरनाक या ख़राब बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। जी। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सिर्फ 3 महीने की दवाई से हेपेटाइटिस सी का क्योर हो जाता है। पर हेपेटाइटिस बी अभी भी क्रोनिक हेपेटाइटिस है जो जड़ से ख़त्म नहीं करा जा सकता, जिसको सिर्फ कंट्रोल में रखा जा सकता है। देयर इज ट्रीटमेंट, उसका क्योर नहीं है अभी। पर ये क्या होता है कि जब डायबिटीज़ अपने आप में फैटी लीवर डिसीज़, जैसे मैंने बताया कि वो वहाँ पे उस तरीके से लीवर को डैमेज करती है, उसके साथ अगर हेपेटाइटिस बी या सी का है तो ये डबल हिट हो जाता है लीवर पे, और उनमें और ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो। बिल्कुल। डॉक्टर नंदी, हम बात करें अगर युवाओं की, तो ऐसे में समाज सेवा के प्रति उनका झुकाव अब ज़्यादा देखने को मिलता है,
तो वो अगर जुड़ना चाहते हैं किसी एनजीओ से तो क्या कुछ ऐसी प्रक्रिया रहती है, कुछ ऐसा ऑफिशियल रहता है, या फिर सीधे वो संपर्क कर सकते हैं एनजीओ से जाकर और जुड़ सकते हैं और इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं? ऐसे ही है सब, अपने वो वेबसाइट में जा सकते हैं, वेबसाइट में लिखा हुआ है कि कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। जो यूजुअली जो फर्स्ट एंट्री उसमें होती है इंटर्नशिप के लिए होती है। आजकल तो एवरी कोर्स में भी एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता रहता है, उसमें ज़रूरत भी होता है। तो हम संस्थाओं से आते हैं 3 महीना 6 महीना 1 साल का इंटर्नशिप भी करके वो जाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो इसलिए दिस इज़ ए 2 वे बेनिफिट दोनों का है। ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ को भी बेनिफिट मिलता है कि उसमें न्यू जो स्टूडेंट्स हैं उससे वो परिचित होते हैं। वो अगर अच्छे निकल आते हैं सॉरी जी, तो उनको वो आगे भी रख सकते हैं उनके साथ और आगे चल सकते हैं। तो ये एवरी जो संस्था हैं एनजीओ हैं वो ये ओपन रखे हुए हैं, उससे तो पहले जुड़ सकता है। प्लस उनमें भी बहुत से पोस्ट निकलते रहते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। जी, And, तो ऑफिशियली भी जुड़ा जा सकता है। ऑफिशियली जुड़ सकते हैं। एंड उसी से एक्चुअली इट इज़ बाय लर्निंग बाय डूइंग। एक्चुअली एनजीओ में यही है, एक्चुअली लर्निंग बाय डूइंग यू कैन प्रॉस्पर इन दैट। तो जी। वैसे ही है, सब कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर निवेश, एक और बहुत ही आमतौर पर हम देखते हैं लोगों की कंप्लेन होती है कि अब स्टोन की अगर हम बात करें, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, डायग्नोसिस उन्हें डॉक्टर के द्वारा मिल जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं पता नहीं होता है कि आखिर ये कौन सी प्रॉब्लम है। तो क्या कुछ कारण होते हैं स्टोन बनने के? जी, गॉल ब्लैडर स्टोन कोलेलिथियासिस जैसे कहा जाता है हम लोगों के, उसमें पित्त की थैली में पथरी बनना। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन एक तो जो कॉमन कारण है, एक ओबेसिटी मोटापा जी, फैटी मील्स ज़्यादा लेना, मतलब खान पान में फ़ैट का ज़्यादा कंजम्पशन करने से होता है। ज़्यादा लेंगे अगर, हाँ। फास्टिंग एक अपने आप में कोई मतलब एक्सेसिव फास्टिंग, अगर कोई बहुत ज़्यादा देर तक खाली पेट रहता है, मतलब मील्स प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं और उसके बाद सडनली फैटी मील्स ले रहे हैं, तो नॉर्मली गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, पित्त का थैली का काम क्या होता है, पित्त को स्टोर करता है और जब खाना खाता है वो पित्त को कांटेक्ट करके खाना पाचन के लिए आगे बढ़ाता है। पर अगर बहुत देर तक वहाँ पे पित्त अगर रुका रहता है या बाइल वहाँ पे स्टेसिस रहती है तो वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ सकती है। जी। तीसरा, इसके अलावा कई लोगों में हेरिडिटरी जेनेटिक रहता है। चौथा, प्रेगनेंसी अपने आप में एक थोड़ी सी कहना चाहिए कि ये थोड़ा उस प्रेगनेंसी के पोस्ट प्रेगनेंसी मतलब स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं क्योंकि बाइल जो होता है वो थोड़ा थिक हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन जो एक हार्मोन मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू लेवल बढ़ा रहता है, तो उस कारण से उसमें स्टेसिस होती है और उन कारणों से भी कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉमनली स्टोन्स देखने को मिलती है। अब स्टोन्स ठीक है, अब स्टोन्स के ये तो कारण हो गए, अब किनका इलाज करना चाहिए नहीं करना चाहिए जी। तो इस पे बहुत बड़ी डिबेट चलती थी कि छोटे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तब ये बताया जाता था कि 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है तो सर्जरी करवानी है, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो सर्जरी करानी है। पर आज के डेट में मैटर ऑफ डिबेट है, अगर स्टोन है तो कई लोगों का, एक ग्रुप का कहना है कि सर्जरी होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। दूसरे ग्रुप का कहना यह है कि कॉम्प्लिकेशन हो तब अपन को सर्जरी करनी चाहिए। पर नॉर्मली डिपेंडिंग कि मतलब स्टोन का साइज़ क्या है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की अर्जेंसी होती है। एंड गॉल ब्लैडर स्टोन जब भी है तो इट हैज़ टू बी ट्रीटेड, उसका सर्जरी ही एक इलाज है। सिम्टम्स जो कि लोग पहचान पाए, ऐसा कुछ लक्षण दिखते हैं? पेट के नॉर्मली पेट के बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन या राइट अपर एब्डोमेन या सीधे हाथ में ऊपर तरफ, पीठ की तरफ, कंधे की तरफ कई बार दर्द अगर आता है, मोस्टली खाना खाने के बाद अगर दर्द आ रहा है तो ये पित्त की थैली में पथरी होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में जस्ट एक बेसिक सोनोग्राफी जो कि हर जगह अवेलेबल है, और सोनोग्राफी मतलब एक बेस्ट मोडेलिटी, चीप मोडेलिटी है जिसमें गॉल स्टोन्स को पकड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नंदी, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं तो उसके लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो करियर की संभावनाओं के बारे में अगर हम आपसे जानकारी लें, अगर कोई एनजीओ से जुड़ना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, तो करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं उसके पास?
ये तो पहला बात है कि उसका लाइकिंग पर है एक्चुअली। अगर उनका लाइकिंग जिस फील्ड में है उसी फील्ड में के एनजीओ के साथ ही उन्हें जुड़ना चाहिए, बिकॉज उसमें जो लर्निंग होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की है, डेवलपमेंट स्किल्स की बात है, राइटिंग स्किल्स की बात है, कई तरह के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात है, बहुत तरह के चीज़ जानता है, क्योंकि उन्हें कम्युनिटी से मिलना पड़ता है, कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता है जी। तो उनको बहुत तरह के जो लर्निंग्स होती है जो कि यूजुअली आपको पढ़ाया नहीं जाता। तो इसका फ़ायदा उन्हें मिलता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर निवेश, हम आपसे ये भी जानकारी लेते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, वो है फास्टिंग। फास्टिंग के बहुत सारे प्रकार आ जाएंगे, आप वीडियोस में देख लीजिए, न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी कि इतने टाइप की फास्टिंग है, मतलब उपवास है। तो क्या ये फ़ायदेमंद होता है डिटॉक्सिफिकेशन में, मतलब क्लीन करने के लिए हमारे ऑर्गन्स को, क्या कुछ महत्व रहता है? एज अ डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे। जो फास्टिंग मतलब अलग अलग वो भी टाइप्स हैं फास्ट के। कई लोग जैसे अब प्रोलॉन्ग फास्ट रखते हैं हफ्ते हफ्ते भर, जैसे नवरात्र के फास्ट 9 दिन का फास्ट का, तो प्रोलॉन्ग फास्टिंग इज़ बैड। मतलब कि आपने अब कई दिनों तक कुछ भी नहीं खा रहे हैं, दैट माइट बी बैड। मतलब पर इसमें नॉर्मली जो होता है कि फलहार जो ले लेते हैं तो वो ठीक है। तो फास्टिंग बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा होता है कि जिसमें फास्टिंग में ग्रेन्स, जो अपने आप फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि अन्न नहीं लेते हैं, ग्रेन्स नहीं लेते हैं जी। तो जैसे ही वो नहीं लेते हैं तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन चालू होता है। और क्योंकि ग्लूटन जो गेहूँ अपन खाते हैं उसमें ग्लूटन होता है, तो डेफिनेटली ये कई तरीके से बॉडी को बेनिफिशियल होता है। पर उसमें अगर फास्टिंग में अगर वो कुछ भी नहीं ले रहा है और बॉडी को एनर्जी जो चाहिए वो नहीं मिल पा रही, जैसे फ्रूट से भी एनर्जी मिलती है, फलहार में जो एक्चुअली फलहार का पहले मतलब होता था फल आहार, आजकल जो कि साबूदाने की खिचड़ी साबूदाने के बड़े बदल दिया गया है, तो वो दैट इज़ नॉट फल आहार। तो ये फल अगर लेते हैं तो उससे आपको जितना एनर्जी चाहिए वो मिल जाता है और तब बॉडी डिटॉक्स में चली जाती है। अगर आप एक तरफ फास्ट कर रहे हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा ऑयली और ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो देन अगेन वो बहुत हेल्पफुल नहीं है। बिल्कुल। दूसरा जो डाइटिंग में इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो आप बात कर रहे थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बता रहे हैं कि वो आजकल डाइट प्लान्स चल रहे हैं वेट लॉस और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। बिल्कुल। आपके लिए ही एक सवाल हमारे पास आ रहा है, हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक जी जबलपुर से, उनका सवाल हम पहले ले लेते हैं। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि अधिकतर ये देखा जाता है कि 60 साल 65 साल के बाद लोगों का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और वो हमेशा बीमार रहते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ खा ले तो बीमार हो जाते हैं, बार बार दवाई लेने जाता है। तो उनको कौन कौन सावधानियां बरतना चाहिए, क्या साधारण दवाई लेना चाहिए, ये बताइए। धन्यवाद। 60 से 65 साल की उम्र में पाचन तंत्र कमज़ोर नहीं होता है, आपकी जो मतलब इन्हें सोच कमज़ोर हो जाती है कहना चाहिए, क्योंकि आजकल 60 को ओल्ड नहीं कहा जाता। जीरेट्रिक पॉपुलेशन जो है दैट वो उसका मतलब जो लेवल है 80 के ऊपर कर दिया गया है। डेफिनेटली मतलब एक समय होता है कि 10 साल तक पाचन बहुत स्ट्रांग होता है, 20 तक भी ठीक होता है, फिर 30 के बाद थोड़ा डाइजेशन स्लो होने लगता है जी। पर उनके साथ जैसे आपका डाइजेशन स्लो हो रहा है उसके हिसाब से आपको अपना बाकी चीज़ें में बदलाव करना होता है दिन लाइफस्टाइल में। थोड़ा सा एक्सरसाइज, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है अगर वो स्लो हो रहा है तो उसको बढ़ाने के तरीके होते हैं। एक्सरसाइज करना और एक्सरसाइज करना, थोड़ा थोड़ा खाने में परहेज करना, मतलब खाने में जो इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें हैं वो लेना। तो इन सब चीज़ों से आपका VMR बढ़ सकता है, थोड़ा थोड़ा बार बार खा के ये सारी चीज़। तो 70 साल का आदमी भी आज आपको दौड़ता हुआ मिलेगा और 50 साल का आदमी भी बैठा हुआ मिलेगा। तो कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। साथ ही साथ क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? बस ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, मतलब अच्छा खाएं अच्छा रहें। जी। डॉक्टर प्रदीप नंदी जी, आपसे भी हम संदेश लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। हमें ये है कि ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबसे नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है, व्हिच इज़ बहुत ही स्कैर्स हो रही है। तो सब चीज़ का संतुलित उपयोग होना चाहिए एंड वेस्टेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो संतुलन के बारे में हमने बात की, भले ही वो पर्यावरण से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो या हमारे पाचन तंत्र से संबंधित हो। डॉक्टर निवेश सिहरा जी और साथ ही साथ डॉक्टर प्रदीप नंदी जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक आभार। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राज तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।